हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और आज हम क्लास 11th के जो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट मैं नोट्स दे रहा हूँ। ये नोट्स आप नोट कर लेंगे तो बहुत आपको ये बेनिफिट रहेंगे और ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले। इसका मैं PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा मैं सारा का सारा आपको PDF के तौर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला ये हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमारा होता क्या है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, यानी कि अगर बात करें इस सिद्धांत के अनुसार, किसी कण की स्थिति, कोई भी कण है, अगर हम लोग उसकी स्थिति एवं संवेग, उसमें जो संवेग को किससे दिखाते P, और संवेग में क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो किसी कण की स्थिति एवं संवेग या वेग दोनों का जो यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा हमारे हाइजेनबर्ग ने बोला था। अगर हम देखें इसकी गणितीय रूप, अगर हम लोग इसकी फार्मूला देखें तो जो फार्मूला होता है डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इसको हम लोग एक आंसर फर्स्ट बना ले रहे हैं। डेल्टा एक्स हमारा क्या? तो डेल्टा यह है कि कण की स्थिति में अनिश्चितता। जो डेल्टा एक्स है वो हमारा क्या है? वो हमारा है कण की स्थिति में अनिश्चितता। और डेल्टा P हमारा क्या है? डेल्टा P है कण के वेग में अनिश्चितता। यह क्या हमारा? ये प्लांक नियतांक जो हमारा है ये हमारा यच है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यच को जो दिखाएंगे उसको हम प्लांक नियतांक। और P बराबर क्या होता है? mv। क्यों? क्योंकि P हमारा क्या है? ये हमारा है संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है? संवेग को हम P से ही दिखाते हैं, m से नहीं दिखाएंगे। तो P बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। तो डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे डेल्टा वी हो जाएगा। और डेल्टा P का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 बराबर क्या है? यहाँ पे देखिए ये ना समीकरण 1 में कि हम लोग क्या लिए हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो इसमें हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग समीकरण 1 में रखें तो जहाँ पे डेल्टा P है वहाँ पे क्या लिख देंगे? m इंटू डेल्टा वी हमारा हो जाएगा, क्योंकि P बराबर mv होता है। तो डेल्टा एक्स बराबर m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू m हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? फार्मूला। अगर डेल्टा वी की बात करें, जो डेल्टा वी है यहाँ पे वो हमारा है कण के वेग में अनिश्चितता, और यम हमारा क्या है? तो ये है कण का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं डिब्रागली का। अब हमारा आता है डिब्रागली समीकरण। ये बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिब्रागली समीकरण क्या होता है? आपके एग्ज़ाम में खास तौर पूछ लिया जाता है। तो चलिए डिब्रागली समीकरणों को यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। जब कोई कण सूक्ष्म वेग से गति कर रहा हो। डिब्रागली समीकरण क्या होता है? जब कोई कण किसी बहुत ही सूक्ष्म वेग से गति कर रहा है तो वह तरंग के तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो डिब्रागली समीकरण हमारा वहीं पे लागू होता है जहाँ पर कोई भी सूक्ष्मतम कण के जो वेग है वो बहुत ही हमारी उसकी गति हो बहुत ही तेज हो, तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य हम लोग निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकालेंगे। यहाँ पे आप पहला तो लेंगे हम लोग आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से। जब कोई वस्तु गति करता है तो वो हम जानते हैं सूक्ष्म कण है, तो वो किसके वेग से गति कर रहा है? वो ऊर्जा के वेग से गति कर रहा है, यानी कि प्रकाश के वेग से। तो E बराबर क्या है? mc² समीकरण 1। और प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का क्या होता है? E बराबर एच इंटू न्यू। प्लांक का क्वांटा सिद्धांत का फार्मूला क्या होता है? E बराबर एच इंटू न्यू। समीकरण 1 हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगर E बराबर mc² समीकरण 1, E बराबर एच इंटू न्यू समीकरण 2, E बराबर है तो mc² बराबर एच इंटू न्यू। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर mc² बराबर एच इंटू न्यू। और न्यू बराबर क्या होता है हमारा? ये होता है c अपान लेमडा होता है, ठीक है। अब हम न्यू का मान रख देंगे तो mc² बराबर एच इंटू सी अपान लेमडा। एक सीधर दो सीधर तो कट जाएंगे हमारे, एक सीधर हो जाएगा। mc बराबर एच अपान लेमडा हो गया। और लेमडा का जो फार्मूला होता है एच अपान mc, इसको समीकरण हम लोग कितना माने हैं? 3 मान लेते। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम अतः जो कण तरंग की भांति गति कर रहा है, जो कण है वो किसके भांति
गति कर रहा है, तरंग की भांति गति कर रहा है, तो अगर उसका वेग देखा जाए तो वो प्रकाश के वेग के एक्चुअली में बराबर ही होगा। इसीलिए सी के स्थान पे क्या रख दे रहे हैं हम लोग, वी रख दे रहे हैं। तो लैम्डा बराबर h/mv हो गया और p बराबर क्या होता है m/v हमारा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो लैम्डा बराबर क्या है h/p समीकरण 4 और ये हमारा क्या है डी ब्रागली समीकरण, जहाँ हमारा लैम्डा क्या है कण की तरंग दैर्ध्य, h क्या है प्राग नियतांक, p बराबर क्या है कण का संवेग और ये हमारे समीकरण 4 को ही हम लोग डी ब्रागली का समीकरण कहते हैं। कोई बोल दे कि डी ब्रागली का भैया समीकरण बताइए, तो लैम्डा बराबर h/p। तो चलिए इसी हम लोग टॉपिक में आज हम ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग का आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व इनकी 4 ही प्रकार के होते हैं। अक्रिय गैस के तत्व, सामान्य तत्व या निरूपक तत्व, तीसरा क्या होता है संक्रमण तत्व और चौथा होता है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो चलिए बात करेंगे पहले अक्रिय तत्व के बारे में, फिर सामान्य तत्व या निरूपक तत्व, फिर संक्रमण तत्व, फिर इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अक्रिय गैस के तत्व। अक्रिय गैस के तत्व क्या होता है, जिस तत्व के परमाणु के सभी कोष पूर्ण होते हैं उसे अक्रिय गैस के तत्व कहा जाता है। अक्रिय गैस के तत्व किसे कहते हैं, तो जिस तत्व के परमाणु के सभी कोष क्या होते हैं पूर्ण होते हैं उसे अक्रिय गैस के तत्व कहा जाता है। जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इत्यादि जितने भी हमारे तत्व होते हैं ये सभी हमारे अक्रिय गैस के तत्व होते हैं। जैसे कि हीलियम देखें तो 1s2, नियान देखें तो 1s2, 2s2, 2p6। क्योंकि देखिए इसके लास्ट बाहरी अगर हमारे यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 होने चाहिए तो पी में 6 हैं। तो यही कर रहे हैं कि इनके जो अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एकदम पूर्ण होते हैं, बिल्कुल भी अपने जो जितने होने चाहिए उतने ही रहते हैं, इसीलिए इसे अक्रिय गैस के तत्व के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी NS2 और NP6 होता है। अक्रिय गैस के तत्वों को वातावरण की दुर्लभ गैस, शून्य वर्ग के तत्व एवं नोबल गैस या फिर उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सामान्य तत्व या निरूपक तत्व। तो जिस तत्व के परमाणु में केवल एक बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे सामान्य तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और क्लोरीन। अगर इनके देखें तो जिस तत्व के परमाणु में केवल एक बाहरी कोष अपूर्ण हो, देखिए सोडियम देखिए तो 2, 8 हमारे 11 होता है, तो अगर बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए तो इनका हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए तो मैग्नीशियम कितना 2, 8, 2, अगर एल्युमिनियम के देखिए 2, 8, 3। तो अगर इसी प्रकार के देखिए जितना भी है हमारा इसमें आपके देखिए तो एक ही हमारे इलेक्ट्रॉन खाली हैं और जब हमारे ये हो जाएंगे तो इसको सामान्य तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे है फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए में उपस्थित सभी तत्व सामान्य तत्व या फिर निरूपक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी इसमें उपस्थित रहेंगे वो सभी हमारे क्या होंगे सामान्य तत्व या निरूपक तत्व। फिर आता है संक्रमण तत्व। तो जिस तत्व के परमाणु के 2 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे हम संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिस तत्व के परमाणु के 2 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कि स्कैंडियम और कोबाल्ट 2, 8, 9, 2, 2, 8, 5, 2। तो ये जितने भी होते हैं ये हमारे सभी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अपूर्ण है और ये भी हमारी अपूर्ण है, तो ये जो होते हैं ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। फिर हमारा आता है फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एथ में जितने भी उपस्थित तत्व होते हैं वो हमारे संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो चलिए जानते हैं कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है। जिस तत्व के परमाणु में 3 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिस तत्व के परमाणु में के 3 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कि सीजियम में देखिए 3 बाहरी कोष 1, 2, 3 ये हमारे क्या है अपूर्ण है, इसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लैंथेनम श्रेणी एवं एक्टिनियम श्रेणी के सभी तत्व क्या होते हैं हमारे आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे
तत्व का आवर्त सारणी में स्थिति का निर्धारण। अगर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व का आवर्त सारणी में निर्धारण कैसे करेंगे, तो निम्नलिखित प्रकार के। पहला आता है आवर्त संख्या ज्ञात करना। सर्वप्रथम हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आवर्त संख्या ज्ञात करेंगे। आवर्त संख्या क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कोषों की संख्या उस तत्व की आवर्त संख्या कहलाती है। जितने कोष रहेंगी वही हमारी क्या होगी, आवर्त संख्या होगी। याद रखिएगा। देखिए जैसे कि कोष हमारी क्या है, हाइड्रोजन में 1 है तो ये प्रथम कोष में उपस्थित है। लिथियम में 2 1, देखिए एक ये हो गया, एक ये, तो कितने कोष, 1 और 2, तो ये दूसरे आवर्त में है। जितने कोष उतने आवर्त में। देखिए यहाँ पे सोडियम देखें तो सोडियम कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी है, ये हमारे तीसरे में है। अगर हम इसमें देखें तो 2 8 9 1, यानी कितने, 1 2 3 4, तो कैसरे हमारे आवर्त में है, ये हमारे चौथे आवर्त में स्थित है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त संख्या। तो किसी तत्व के परमाणु जितने भी कोष पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उस तत्व की आवर्त संख्या कहलाते हैं। फिर आती है वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जिस तत्व के परमाणु के केवल एक बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की वर्ग संख्या कहते हैं। जिस तत्व के परमाणु के केवल एक बाहरी कोष क्या रहे, हमारे यहाँ अपूर्ण रहे, तो अपूर्ण कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उस तत्व को ही हम क्या कहते हैं, तो उस तत्व को हम कहते हैं, हम वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि सोडियम कितना है, 2 8 1, तो ये हमारी क्या है, हमारी जो अपूर्ण कोष है, देखिए एक ही हमारी क्या है, वर्ग संख्या है। तो सोडियम के परमाणु तीसरे आवर्त में वर्ग फर्स्ट ए में उपस्थित है। तो अब बता सकते हैं कि हमारा किस में है, फर्स्ट ए में उपस्थित है। मैग्नीशियम में देखिए तो ये देखिए 1 2 3, तो हमारा आवर्त कितना, 3, क्योंकि कोष कितने 3, और ये हमारे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यही हमारा क्या बताएगा आपको, वो बताएगा वर्ग संख्या। तो सेकंड ए में उपस्थित है। इसी प्रकार क्लोरीन का हम लोग चेक कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे है, जिस तत्व के परमाणु में दो बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को 8 से घटा के जो संख्या मिलती है उस तत्व की वर्ग संख्या कहलाती है। मान लो 2 कोष अपूर्ण है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और 8 से घटा देंगे, फिर जो मिलेगा वो हमारा वर्ग संख्या बन जाएगा। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आता है, जिस तत्व के परमाणु में 3 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं वह लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीधे श्रेणी में रख देते हैं। तो अगर आपको 3 कोष अगर हमारे खाली मिले तो सीधा आप लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के श्रेणी के नाम से उसको रख सकते हैं। अब आता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होती है, एक ही तत्व के जब परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के वे परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप्स। समस्थानिक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इसी पे मैं आपको संभारिक भी बता दे रहा हूँ। जब देखिए, जब परमाणु क्रमांक समान परमाणु भार भिन्न भिन्न तो समस्थानिक, और इसी में आता है संभारिक। मान लीजिए कोई बोले कि समभारिक हमारा क्या होता है, तो संभारिक क्या बोलेंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु परमाणु भार समान, वो संभारिक कहलाता है। जो परमाणु क्रमांक समान है इसमें परमाणु भार समान कर दीजिए, और जो परमाणु क्रमांक समान है ये परमाणु क्रमांक भिन्न कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा संभारिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है हमारा, ये हमारा यहीं पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आज खत्म होता है। अब हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट।